हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिज़िक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम पढ़ते हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिज़िक्स, और आज की एक क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें बुक पढ़ रहे हैं हम हमारी थर्ड बुक पढ़ रहे हैं फिज़िकल केमिस्ट्री। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में हम यूनिट 1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हम इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों बुक हमारी कंप्लीट कर चुके हैं, और ये थर्ड बुक है, छोटी सी बुक है। तो ये यूनिट 1 थी इसमें हमारी, जिसमें हम बात कर रहे हैं फेस सिस्टम। इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है। तो फेस सिस्टम के अंदर ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है आज का इस यूनिट का, जिसमें हम फेस डायग्राम बनाएंगे टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए। अब ये टू कंपोनेंट सिस्टम क्या है, आपको याद होगा, जो रेगुलर क्लासेस लेते हैं उनको पता होगा कि वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर हमने क्या पढ़ा था। वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर हमने दो चीज़ों के फेस डायग्राम बनाए थे। एक तो था हमारा नंबर 1 पर H2O, और दूसरा था आपका सल्फर, जिसमें हमने अलग अलग फेज लिया था। मतलब क्या था, यहाँ से कंपोनेंट के बारे में भी हमने आपको डेफिनेशन बताई थी। वन कंपोनेंट सिस्टम के अंदर वो आएंगे जिसमें आपका क्या, ये कंपोनेंट चेंज ना हो। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जैसे आपका H2O लिया हमने, H2O सॉलिड में भी प्रेजेंट होता है, H2O लिक्विड में भी प्रेजेंट होता है, और H2O आपका गैस में भी यानी कि वेपर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से इन तीनों फॉर्म्स में H2O का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा भाई। सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर वेपर फॉर्म हो, H2O का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से हमने क्या पढ़ा था, सल्फर के बारे में बात की थी। सल्फर में क्या था, हमने सल्फर के 4 फेज के बारे में पढ़ा था। क्या था हमारा, मोनोटॉनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, और एक हमने सल्फर लिक्विड के बारे में पढ़ा था, और एक हमने सल्फर वेपर के बारे में इसमें डिस्कस किया था। तो उसमें क्या हो रहा था, सल्फर कंपोनेंट आ रहा था, वो चेंज नहीं हो रहा। लेकिन इसमें हमने क्या लिए, दो अलग अलग कंपोनेंट लिए। जैसे आपका क्या है इसमें, पीबी AG हमारे टू कंपोनेंट सिस्टम है। इसमें हम इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पिछली बार में फेज डायग्राम बनाए थे, डायग्राम बनाया था, उनके बारे में लिखा था, कब किस पे कितना चेंज टेम्परेचर प्रेशर पे आएगा वो देखा था। इसी तरीके से इसमें बात करेंगे। तो देखना, इट इज़ अ टू कंपोनेंट सिस्टम। ये तो बात आप समझ गए होंगे भाई। लेड अलग होता है, सिल्वर अलग होता है, ये समझ गए होंगे। हैविंग 4 फेजेस, 4 फेज कैसे बनेंगी मैं आपको बताऊंगी इसमें। दीज फेजेस आर सॉलिड पीबी। इन फेजेस में से क्या होगी, एक फेज है सॉलिड पीबी, एक फेज है सॉलिड एजी, एक फेज है सॉल्यूशन ऑफ PbAg, और एक फेज है वेपर ऑफ PbAg। 4 फेज समझ में आ गई भाई। एक फेज हो गई सॉलिड लेड हो गया, और एक सॉलिड सिल्वर हो गया, एक इन दोनों का सॉल्यूशन हो गया, और एक ये दोनों वेपर फेज में हो गए। 4 फेज हो गई। दीज फेज डायग्राम रिप्रेजेंट दीज फेजेस एज फॉलोज। ये हमने क्या करा, आगे डायग्राम बनाया। डायग्राम दिखाऊंगी अब मैं आपको। देखो यहाँ पर आ गया ये डायग्राम। अब देखो वहाँ पर हम क्या लेते थे, टेम्परेचर और प्रेशर। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, कंपोजिशन। अब वहाँ पे प्रेशर क्यों लिया बेटा, वो वन कंपोनेंट सिस्टम है, इसलिए उसमें हम प्रेशर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे क्या है, दो अलग अलग कंपोनेंट हैं, एक हो गया लेड और एक हो गया सिल्वर। तो दोनों के लिए हम क्या निकालेंगे, कंपोजिशन को रखेंगे यहाँ पर। क्लियर है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने ये एक लाइन ड्रॉ करी, और यहाँ पर इस पॉइंट पर हम ले लेते हैं Ag के 100 मोल्स ले लेते हैं, और Pb के 0 मोल्स यहाँ पर हम लेके चलते हैं। हम इसमें देखो कौन से डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कौन से पॉइंट पर क्या होगा ये भी समझाएंगे इसमें आपको। देखो यहाँ पर पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर उसके बाद डायग्राम में दिखाऊंगी कि कहाँ क्या हो रहा है। इससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर कर्व्स के बारे में बताया गया है। इन दिस फेज डायग्राम 2 कर्व्स एंड 1 पॉइंट एग्जिस्ट। 2 कर्व और 1 पॉइंट एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं आपसे ये कहूँगी अभी स्क्रीनशॉट लो, या फिर वीडियो पॉज करो, इसको डायग्राम को रफली ड्रॉ करो, किसी भी नोटबुक के पीछे ड्रॉ कर लो कहीं भी, तब समझना, तब बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलेंगे। चलो आगे देखो, इसमें कर्व AC के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले कि कर्व AC क्या है। देखो ये जो कर्व AC है, ये फ्यूजन रिप्रेजेंट कर रहा है AG का फ्यूजन से मतलब क्या समझते हैं आप, कि AG जो है फ्यूज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। मान लो अगर सॉलिड में है तो लिक्विड में आ रहा है, अगर लिक्विड में है तो वेपर में आ रहा है। फ्यूजन यही तो होता है। अब देखो, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर AG
इज दिस 961, 961 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एजी का प्योर सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट होता है। बट ऑन एडिंग पीबी, अगर हम सिल्वर में लेड मिला दें तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा एजी का डिक्रीज हो जाएगा, मतलब उसमें इम्प्योरिटी मिलाने पर वो 961 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से पहले ही पिघल जाएगा। ठीक है। ड्यूरिंग दिस कर्व सॉलिड एजी एंड सॉल्यूशन ऑफ PbAg एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, सो द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज। देखो ये बात तो हो गई आपकी बाद की। अभी हम कहाँ पे चलते हैं, अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ कि कहाँ से क्या फ्यूज़ हो रहा है। देखो ये आ गए यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या लिए हैं, लेड के मोल्स लिए हैं। यहाँ पर क्या है, हमारा लेड 100 मोल्स लिए हुए हैं और सिल्वर के 100 मोल्स लिए हैं और लेड के 0 मोल्स, मतलब प्योर एजी है। तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसका, 961। देखो इधर टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, 961 है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसमें लेड और मिला देंगे, हम इस सॉल्यूशन में इस एजी के अंदर लेड भी मिला देंगे। अब यहाँ पर आ गए हम, हमारा यहाँ पर क्या है, एजी तो हमारा 2.5% है और लेड हमारा 97.5% दिया। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट 303 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर यहाँ पर पिघल जाएगा। देखो ये दिया हुआ है ना, सॉलिड PbAg, ये दिया हुआ है ना। देखो सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट यहाँ था, अगर इसमें आप क्या मिलाओगे, लेड भी मिला दोगे तो मेल्टिंग पॉइंट कहाँ हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। कितना, 303 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर मेल्ट हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात, फ्यूजन हो रहा है, सॉलिड से मेल्ट हो रहा है। आगे देखो इसमें, ड्यूरिंग दिस कर्व सॉलिड एजी एंड अ सॉल्यूशन ऑफ एजी पीबी एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो इसमें सबसे पहले क्या लिया है, देखो एजी, प्योर एजी लिया है ना, और फिर बाद में हमने इसमें लेड मिला दिया। देखो दिखाती हूँ, देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, सॉलिड एजी लिया है, और फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर क्या लिया है हमने, इसमें इम्प्योरिटी मिला दी है, यहाँ पर आकर मेल्ट हुआ। तो ये दोनों चीज़ें, सॉलिड एजी और सॉल्यूशन ऑफ PbAg, ये दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। अब यहाँ से आप इसका क्या निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर सकते हो। 2 कंपोनेंट सिस्टम है, ये आप जानते हो। फेज कितनी है, 2 फेजेस ली हुई हैं, एक तो है आपका सॉलिड एजी और एक उसका सॉल्यूशन है, और +2 करते हो, सॉल्व करोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से आएगा 2। नेक्स्ट कर्व क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट कर्व है बेटा BC कर्व। यहाँ पर BC कर्व के बारे में बात करें, छोटा सा टॉपिक है, दोनों कवर कर देंगे आज। इसमें 2 कंपोनेंट सिस्टम के अंदर भी 2 हैं इसमें टॉपिक हमारे, दोनों के डायग्राम के बारे में पढ़ाएंगे आज, कंप्लीट करके ही जाएंगे इसको। नेक्स्ट है इसमें BC कर्व। ये कर्व कहाँ है भाई, ये देखो, आ जाओ यहाँ पे डायग्राम पर। देखो ये तो है आपका AC कर्व हो गया। नेक्स्ट कर्व इन्होंने इस कर्व के बारे में बताया। इस कर्व में क्या कहा है, आ जाओ फिर से यहाँ पर, इट रिप्रेजेंट द फ्यूजन कर्व ऑफ लेड। अगर हमने एजी का फ्यूजन किया है तो हम लेड का भी फ्यूजन करेंगे, हम नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होने देंगे। अगर हमने एजी मेल्ट किया है तो हम इसमें पीबी को भी मेल्ट करेंगे। और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है प्योर पीबी का, प्योर लेड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। पर अगर हम उसमें इम्प्योरिटी मिला दें, इट्स मेल्टिंग पॉइंट लोअर, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट और डिक्रीज हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस कर्व सॉलिड PB एंड सॉल्यूशन ऑफ PbAg एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। अरे भाई इतने तो ब्रिलियंट हो, इसमें 3 चीज़ पढ़ा दिया आपको, H2O के बारे में पढ़ा दिया, इसमें सिल्वर के बारे में सल्फर के बारे में पढ़ा दिया, और अब किसमें क्या पढ़ा रहे हैं, इसमें हम PbAg के बारे में पढ़ा रहे हैं। इससे पहले AC कर्व देख चुके हैं, AB कर्व। अब इसमें देखो, जब प्योर PB का मेल्टिंग पॉइंट इतना है, अब एक फॉर्म तो कौन सी होगी, प्योर PB, जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ से सॉलिड PB हो गया। फिर हम इसमें क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटी मिला रहे हैं। किसकी इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, सिल्वर की इम्प्योरिटी मिला रहे हैं। तो ये दोनों मिलके आपस में क्या बना लेंगे, आपस में सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा AG और PB का, AG PB का सॉल्यूशन ये हो गया। समझ रहे हो, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो ये दोनों फॉर्म उस ग्राफ पर, उस कर्व पर क्या होंगी, इक्विलिब्रियम में, साम्यावस्था में एग्जिस्ट करेंगी। ग्राफ में देखते हैं,
यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, ये देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर हम ले रहे हैं 100% पीबी ले रहे हैं। यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 100% पीबी ले रहे हैं। लेड की इम्प्योरिटी उसमें है नहीं, लेड नहीं, सिल्वर की इम्प्योरिटी नहीं है। 100% पीबी, 100% लेड लिया है हमने। अब यहाँ पर इस प्योर लेड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 327 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। लेकिन हम इसमें क्या करा, हमने इसमें Ag मिला दिया। Ag इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। कितना जाएगा बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी इतना जाएगा जितना आपका सॉल्यूशन ऑफ PbAg का गया था। अरे यहाँ पर भी तो बच्चा सॉल्यूशन बना है PbAg का, और यहाँ पर भी सॉल्यूशन है PbAg का, तो मेल्टिंग पॉइंट कितना रहेगा दोनों कर्व के लिए, 303 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इसे माइनस मत समझ लेना, कभी इसे माइनस समझ बैठो। 303 डिग्री सेंटीग्रेड है ये, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। दो ग्राफ के बारे में पता चल गया, एक AC कर्व के बारे में पता चल गया और एक BC कर्व के बारे में पता चल गया। ये दोनों कर्व कैसे बने हैं, कौन सा सॉल्यूशन कहाँ लिया गया है, कैसे लिया गया है, पता चल गया होगा। आगे बात करते हैं इसमें। यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो आप। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी वही आएगा इसका जो आपका पहले वाले का आया था। क्यों आया था, कंपोनेंट 2 कंपोनेंट सिस्टम में एक Ag लिया हुआ है और एक लेड लिया हुआ है, Pb लिया हुआ है। और यहाँ पर फेज कितने हैं, 2 फेज हैं। पहला फेज हो गया सॉल्यूशन ऑफ PbAg और दूसरा हो गया सॉलिड Pb। 2 फेज हो गए और यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम सॉल्व करोगे तो 2 आएगा। थर्ड इसमें देखो क्या दिया है, यूक्टिक पॉइंट दिया हुआ है। यूक्टिक पॉइंट क्या है, ये ग्राफ में दिखाऊं मैं आपको, ये देखो ये दिया हुआ है यूक्टिक पॉइंट। यहाँ पर जहाँ पर आपके दोनों कर्व मिले हुए हैं इसको हमने यूक्टिक पॉइंट का नाम दिया है जो है C पॉइंट आपका। आगे देखो इसमें यूक्टिक पॉइंट क्या है, यहाँ पर द पॉइंट वेयर 2 कर्व्स विल मीट ईच अदर, जहाँ पर 2 कर्व आपस में जुड़ रहे हैं वो है आपका यूक्टिक पॉइंट। आपको याद होगा जब हमने इसमें H2O और सल्फ़र के बारे में बात की थी तो इसमें हमने ट्रिपल पॉइंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपके 3 कर्व आपस में आके मिल रहे थे, वो था ट्रिपल पॉइंट और ये है आपका यूक्टिक पॉइंट। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर देखो यूक्टिक पॉइंट क्या है, जहाँ आपके 2 कर्व मिल रहे हैं वो आपका यूक्टिक पॉइंट कहा जाता है। और ये कौन से टेम्परेचर पर बन रहा है, टेम्परेचर क्या है यहाँ पर, आप अपनी नोटबुक में देखो, जिन्होंने मेरी बात मानी होगी, ग्राफ नोट किया होगा, बनाया होगा, ड्रॉ किया होगा, उसको दिखेगा ये कितने टेम्परेचर पर बन रहा है, 303 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बन रहा है। एंड एट दिस पॉइंट सॉलिड Pb, सॉलिड Ag, सॉल्यूशन ऑफ Ag एंड Pb एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। समझ में आ रही है बात, दिखाती हूँ मैं आपको। ये आ जाओ यहाँ पर क्या है, सॉलिड Ag, यहाँ पर क्या है, सॉलिड Pb, और ये क्या है, ये है इन दोनों का सॉल्यूशन। कितने हो गए, 3 फेज बन गए ना, यहाँ से 3 फेज बन गए। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पर, यूक्टिक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। समझ में आई इतनी बात। अब यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हो। कंपोनेंट 2 है, फेज 3 है, प्लस करोगे 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 1। समझ में आ गई इतनी बात। अब आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिलाने का टाइम देती हूँ यहाँ पर। अब आप क्या ले सकते हो आराम से स्क्रीनशॉट। ये वाला हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट वीक में आज ही कंप्लीट करेंगे, छोटा सा है वो भी, ज़्यादा बड़ा नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो। और ये हो गया आपका AC कर्व और BC कर्व, और ये हो गया यूक्टिक पॉइंट। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट के बात करते हैं। नेक्स्ट है आप इसमें हम इसमें बात करेंगे FeCl3 और वाटर के बारे में। FeCl3 और H2O का फेज डायग्राम हम इसमें ड्रॉ करेंगे। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा सा है। अब इसमें आप ग्राफ देख रहे होंगे तो इसमें आपको लग रहा होगा हाय कितना बड़ा है ये ग्राफ, कितना इसमें दिमाग लगाने वाली बात करनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल ही सिंपल सा है। जैसे हमने लेड का, H2O का, सल्फ़र का बात की है, इसी तरीके से FeCl3 और H2O का है। अब देखो ये क्या है, 2 कंपोनेंट सिस्टम है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ये क्या है, अब देखो, अब दिख रहा होगा आपको ठीक से। 2 कंपोनेंट सिस्टम है जिसमें FeCl3 हैज़ बीन डिजॉल्व्ड इन वाटर टू फॉर्म इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन आप सभी जानते हो, एक्वस सॉल्यूशन क्या कहते हैं, जलीय विलयन कहते हैं। और यहाँ पर जलीय विलयन किसका बन रहा है, FeCl3 का, यानी कि FeCl3 को हम पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं। अब देखो फेरिक क्लोराइड एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म दैट इज Fe2Cl6। ये आप सभी को पता होगा कि जो आपका फेरिक क्लोराइड होता है ये डायमेरिक
फॉर्म में, डायमेरिक फॉर्म में मतलब जिसमें आयरन के 2 मोल्स होते हैं, उसमें ये किस में एग्जिस्ट करता है, Fe2Cl6 की फॉर्म में। देखो ये क्या है, यहाँ पर डायमेरिक कर दो, इसको सॉल्व करोगे Fe2Cl 3 2 6 ये आएगा, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये। सो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन इट्स क्रिस्टल आर वेरिएबल। ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, वेरिएबल। देखो मैं आपको ग्राफ में दिखाऊंगी कब वाटर मॉलिक्यूल कैसे हो रहे हैं, कैसे इंक्रीज हो रहे हैं, कैसे डिक्रीज हो रहे हैं। ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बस अभी ये याद रखना है आपको। इसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, वेरिएबल, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटीज में चेंज होती रहेगी, कहीं कम होंगे, कहीं ज़्यादा, कहीं कम, कहीं ज़्यादा, इस तरीके से होंगे। सो द फॉलोइंग कंडीशन आर रिप्रेजेंट इन दिस फेस डायग्राम। अब मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी जिसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। देखो यहाँ से डायग्राम की तरफ चलते हैं, ये है यहाँ पे डायग्राम, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम है पर इजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे FeCl3 हम किस में लेंगे, डायमेरिक फॉर्म में लेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, टेम्परेचर यहाँ पर दिया गया है, इस जो ग्राफ पर दिखाया गया है, इस लाइन पर टेम्परेचर लेंगे हम, और इस ग्राफ पर हम लेंगे कंपोजिशन, यानी कि कौन सा मोल कितना लिया जा रहा है यहाँ पर, ये हम इसमें यहाँ पर दिखाएंगे। तो ग्राफ में देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर FeCl3 के 0 मोल्स ले रहे हैं और यहाँ पर 100 मोल्स लेंगे वाटर के। हर एक पॉइंट पर आएंगे। अब देखो यहाँ पर आपको इसमें दिख रहा होगा छोटी सी चीज़, एक है आपका पॉइंट A, फिर यहाँ से आपका पीक पर जा रहा है पॉइंट C, फिर पीक पर है पॉइंट E, पॉइंट G, पॉइंट I और पॉइंट K। तो ये पीक पॉइंट जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो लोअर पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबसे पहले ये देखना आप इसमें। तो यहाँ पर आते हैं, तो देखो यहाँ से फेज डायग्राम के अंदर सबसे पहले पॉइंट A लिया है, जो हमने लिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर लिया है। फिर जब हम टेम्परेचर यहाँ से घटाएंगे, कौन से टेम्परेचर पर घटाएंगे, -55 तक जब टेम्परेचर जाएगा यहाँ से, तो वाटर क्या होगा, आइस में बदल जाएगा, वाटर क्या होगा, आइस में बदल जाएगा। फिर हम इसमें क्या करेंगे, जब वाटर आइस में बदल जाएगा फिर हम इसमें मिलाएंगे हमारा FeCl3 डायमेरिक फॉर्म में, यानी कि Fe2Cl6 मिलाएंगे। और फिर हम टेम्परेचर कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ पर टेम्परेचर हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम यहाँ पर टेम्परेचर लेके गए। एट दिस पॉइंट वाटर मॉलिक्यूल जो थे यहाँ पर 100 वाटर मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर 100 से सिर्फ 12 वाटर मॉलिक्यूल बच गए और एक मॉलिक्यूल आ गया यहाँ से Fe2Cl6 का। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो एक छोटी सी चीज़ है, कोई कंटेनर है, इसमें हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने पहले पानी ले लिया एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। फिर हम क्या करें, माइनस पर लेके गए, माइनस पे जाकर पानी क्या हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। -2 -1 पे भी वाटर आइस में प्रेजेंट होता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने पहले तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे ताकि वाटर जो हो, जो यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल बचे ये आगे रिएक्शन कर सके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर घटाएंगे, कहाँ तक लेकर जाएंगे, टेम्परेचर लेकर जाएंगे हम यहाँ से 27.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, ठंडा हो गया। फिर उसके बाद क्या करोगे, इसको गर्म करोगे। 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पहुँचने के साथ ही वाटर के 12 मॉलिक्यूल बदलकर, यानी कि घटकर कितने रह जाते हैं, 7 मॉलिक्यूल रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं, 7 मॉलिक्यूल यहाँ पर रह जाते हैं। फिर थोड़ा सा ठंडा करोगे, कहाँ तक आए, 30 तक। फिर यहाँ से थोड़ा सा गर्म करोगे, 56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जाओगे, वाटर मॉलिक्यूल और कम हो जाएंगे। अब ये कम कैसे हो रहे हैं, जब यहाँ पर क्या करते हो, जब किसी भी पानी को गर्म करते हो, जैसे अपने घर का ही एग्जांपल ले लो छोटा सा, किसी भी कंटेनर में पानी को गर्म करोगे, कोई भी बर्तन ले लिया, गैस पे रखोगे, तो उसमें क्या होगा, पानी जब उबलेगा, गर्म होगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वाटर जो होगा वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, कंटेनर में पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी, H2O की क्वांटिटी कम हो जाएगी, या ये कह सकते हो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट होकर उड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ही क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर 7 मोल्स H2O बचे थे, यहाँ पर 5 मोल्स H2O बचे। एट दिस पॉइंट टेम्परेचर क्या करोगे, थोड़ा सा कम करोगे, फिर टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा,
यहाँ पर 73.6 टेम्परेचर पर आपके 4 मोल्स वाटर बचेंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका H2O बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और वो पॉइंट किस टेम्परेचर पर बनेगा, 88 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बचेगा। और ऐसी कंडीशन पर, यानी कि 88 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर आपका वाटर बिल्कुल वेपराइज हो जाएगा, और यहाँ से आपका FeCl3 100 मोल्स में आपको मिल जाएगा, यानी कि कंप्लीट 100% FeCl3 आपको मिल जाएगा। H2O वहाँ से बिल्कुल निकल चुका होगा। समझ में आ गई होगी इतनी बात। मैं आपको इन पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे तो मैं आपको बता दिया है कि कौन से पॉइंट पर क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, क्योंकि आपको क्या निकालनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालनी होगी। यहाँ से देखो, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये आ गया यहाँ से आपका। तो सबसे पहले हम पीक पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखो, इन दिस फेज डायग्राम ACEGI रिप्रेजेंट द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आइस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट दिखा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इस पॉइंट पर हमारे क्या हो रहा है, वाटर वेपराइज हो रहा है, यानी कि हमारा मेल्ट हो रहा है आइस। तो यहाँ पर आपके मॉलिक्यूल्स दिखाए गए कि कौन से पॉइंट पर कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर दिए गए हैं, और टेम्परेचर दिया गया है कि 0 डिग्री है, 37 है, फिर 32.5 है, फिर 56, फिर ये 73.6 और 88 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इस पे टेम्परेचर लिया गया है। अब देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि टेम्परेचर इतने सारे याद कैसे रखें। तो इसमें छोटी सी चीज़ है, अगर एग्जैक्ट टेम्परेचर की वैल्यू याद नहीं होती तो अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हो, लेकिन एक जो पीक पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इस पीक पॉइंट पर हमारा वाटर बिल्कुल वेपराइज हो जाएगा, किस में से, FeCl3 के सॉल्यूशन में से, और 100% FeCl3 आपको यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा। तो अगर ये जो पॉइंट्स में हैं, अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एट दिस पॉइंट वन कंपोनेंट एग्जिस्ट इन 2 फेज। अब वन कंपोनेंट कैसे आ गया, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या बच रहा है, वाटर तो बिल्कुल वेपराइज हो गया, वाटर तो बिल्कुल नेग्लेक्ट ही कर दो कि ये तो बिल्कुल खत्म हो गया। तो वन कंपोनेंट कौन बच गया, FeCl3 का एक ही कंपोनेंट बचा है, तो वन कंपोनेंट हो जाएगा। फेज कितने हैं, बीच में देखो, बीच में कौन कौन आ रहा है, बीच में FeCl3 भी है, H2O भी है, यहाँ भी FeCl3 है, यहाँ भी H2 है। तो फेज कितने हो गए, 2 फेज हो गए, और यहाँ से ये किस में होगा, +2 करोगे। अब 2 फेज कैसे हो गए, देखो एक पॉइंट ऐसा है जब वाटर आपका आइस में प्रेजेंट है, यहाँ पर आओ, आइस में प्रेजेंट है, सॉलिड में। अब जब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर किस में होगा, लिक्विड में, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तो फेज कितने हो जाएंगे, 2 फेज हो जाएंगे। कंपोनेंट वन कंपोनेंट क्यों बोला, क्योंकि फाइनली आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, FeCl3, वाटर बिल्कुल ही खत्म हो गया है यहाँ से। तो वन कंपोनेंट 2 फेज प्लस करोगे 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 1। इसी तरीके से जो हमारे लोअर पॉइंट्स हैं इनके बारे में तो हम देखो, A के बारे में हो गया, C हो गया, EGIK ये हो गए, BDFHJ ये पॉइंट बचे हैं। ये पॉइंट क्या हैं, ये आपके लोअर पॉइंट्स हैं। देखो, इन दिस फेज डायग्राम पॉइंट BDFHJ रिप्रेजेंट द यूक्टिक पॉइंट्स। जहाँ पर आपके 2 कर्व्स मिल रहे हैं वो यूक्टिक पॉइंट है। द टेम्परेचर ऑफ दीज पॉइंट्स इज, ये आपके टेम्परेचर दिए गए हैं। एट दिस पॉइंट 2 कंपोनेंट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, 2 कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में, एंड 3 फेजेस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर 3 फेजेस कैसे आ रहे हैं, डायग्राम में दिखाते हैं, और 2 कंपोनेंट कैसे आ रहे हैं। देखो, ये जो आपका यहाँ पर पॉइंट है, जब आप इसको ठंडा करोगे, यहाँ पर तो आपका वाटर वेपर में बदल जाएगा। अब जब यहाँ पे ठंडा करोगे, जो आपका वाटर वहाँ पे एग्जिस्ट होगा वो आपका फिर से सॉलिड में बन जाएगा। यहाँ पर आपका एक तो FeCl3 एग्जिस्ट कर रहा है, एक यहाँ पर क्या है, H2O है। H2O कौन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा है और लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से कितने कंपोनेंट बन गए, एक तो हो गया FeCl6, एक हो गया आपका दूसरा पॉइंट हो गया सॉलिड, और तीसरा फेज कितना हो गया, लिक्विड हो गया। तो फेज कितने हो गए, यहाँ से 3 फेज हो गए, कंपोनेंट 2 हो गए। यहाँ से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी 1। समझ में आ गई इतनी बात। इसी के साथ ये यूनिट हो गई है कंप्लीट। तो इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, FeCl3 और H2O वाले का, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये हो गया यहाँ से इसका डायग्राम, और ये हो गए यहाँ से इन दोनों कर्व्स के लिए, पीक पॉइंट के लिए और लोअर पॉइंट्स के लिए, इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड कर लिए यहाँ से। इसी के साथ ये यूनिट होती है कंप्लीट। अगर इसमें आपका कोई भी क्वेरी है, एनीथिंग एनी एल्स यू वांट टू नो, आप मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको बता रही हूँ, इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India।
इस पर मैसेज करना, आपके जो भी क्वेश्चंस है इस पर मैसेज करके आप भेज सकते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो कल हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट जो है आपकी थर्मोडाइनमिक। तो थर्मोडाइनमिक फर्स्ट हम इसमें कल स्टार्ट करेंगे, तो वो क्लास आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी डाउट है आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो, ये इंस्टा आईडी है, इंस्टाग्राम। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट यूनिट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।